तो क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले अभी दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी टॉपिक 9.2.3 जिसका नाम है क्या, दर्पण समीकरण। क्या नाम है? दर्पण समीकरण। ठीक है, दर्पण समीकरण जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मिरर फॉर्मूला। ओके, क्या कह सकते हैं? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारी टॉपिक है। हाँ, दर्पण समीकरण, मिरर फॉर्मूला। इस दर्पण समीकरण जो है बच्चों, ये जो दर्पण समीकरण है, यह दर्पण समीकरण कौन से दर्पण के लिए उत्पन्न की जाएगी? गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, कौन से दर्पण के लिए? गोलीय दर्पण के लिए। ओके, ये जो गोलीय दर्पण होंगे यह पूरी तरह से आपको गोल दिखेगा नहीं, बल्कि इस गोलीय दर्पण में कोई एक वक्रीय पृष्ठ लेंगे। ठीक है ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो हमारे पास अवतल दर्पण है, एक हमारे पास अवतल दर्पण है और दूसरा हमारे पास उत्तल दर्पण है। इस अवतल दर्पण जो आकृति होती है वो आपको बखूबी पता है क्या, कि इस प्रकार से। ठीक है, बाहर से हमारे जो है वो खुरदुरे भाग होते हैं और अंदर है ना प्लेन समतल सतह होती है, चिकना सतह होता है जिस पर आप प्रकाश आपतित करते हैं। ठीक है, और ये अवतल में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि अवतल दर्पण का मतलब ये अपनी तरफ, जिधर आप खड़े हैं ना, जिस तरफ से आप प्रकाश डालने वाले हैं उस तरफ ये आके मुड़ रहा है। आप इधर से प्रकाश डालेंगे, बाईं तरफ से डालेंगे, तो जिधर से आप प्रकाश डालेंगे उधर की ओर ये मुड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अवतल। अ का मतलब अपने तरफ, समझ में आ रही है? अ का मतलब अपने तरफ मुड़ने वाला दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जो उत्तल का मतलब इसी का विपरीत कह दीजिए कि दैट मीन्स कि आप जो है इधर खड़े हैं, आपको प्रकाश इधर से डालना है, तो इस वाले सतह को चिकना छोड़ दीजिए, अंदर से आप खुरदुरा भाग बना दीजिए। ठीक है, तो जिस तरफ से आप प्रकाश डाल रहे हैं उधर न मुड़ करके उसके विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, इसलिए कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इस गोलीय दर्पण के आप जो हैं यह कोई एक वक्रीय भाग ले रहे हैं। ठीक है, ए बी भाग। ठीक है, जो कि ये किसका हिस्सा है? एक गोलीय दर्पण का। ठीक है ना, ये भी आप जो ए और बी हिस्सा ले रहे हैं यह भी किसका भाग है? एक गोलीय दर्पण का। ठीक है, ओके बच्चों, ये जो हमारे पास वक्रीय सतह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। ओके, तो जो गोलीय दर्पण हैं यह अवतल और उत्तल, इन दोनों के लिए जो अभी जो हम लोग समीकरण उत्पन्न करेंगे, दर्पण समीकरण, यह दोनों के लिए वैलिड होगा, वैध होगा। ठीक है, दोनों में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में प्रयोग तब कर सकते हैं जो हमारा समीकरण उत्पन्न होगा उस समीकरण में आपको जो चिन्ह परिपाटी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है उस चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए, किसका ध्यान रखते हुए? चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए आप अभी जो हम लोग समीकरण उत्पन्न करेंगे वो आप उत्तल के लिए, अवतल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और उत्तल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हमने आपको बता रखा है क्या कि ये जो दर्पण समीकरण है यह दर्पण समीकरण तब उत्पन्न होगा, है ना, इस दर्पण समीकरण का निर्माण तब होगा जब आप u v एवं f के मध्य संबंध व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, इस दर्पण समीकरण का निर्माण कब होगा? जब आप u v एवं f के मध्य संबंध व्यक्त कर देंगे, तब जो है आपका किसका निर्माण हो जाएगा? दर्पण समीकरण का। ठीक है, तो इस u v और f के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए अभी u क्या है? यहाँ पर u क्या है? u है हमारे पास दर्पण से। यह दर्पण किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, तो दर्पण से बिंब की दूरी या फिर कह सकते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है ना, किसकी दूरी?
वस्तु की दूरी। ओके, जो हमारे पास भी है वो क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और जो हमारे पास F है वो F है दर्पण से, दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी। ये फोकस किसकी होगी, फोकस किसकी होगी, दर्पण की। तो दर्पण से दर्पण की मुख्य फोकस की दूरी, किसकी, मुख्य फोकस की दूरी। ठीक है, ये सब बखूबी पता है आपको, मुख्य फोकस की दूरी। कोई दिक्कत? तो आप इन तीनों के बीच में जब संबंध व्यक्त करेंगे तब आपका कौन सा समीकरण होगा, दर्पण समीकरण। ठीक है, तो अब पहले यह पता करें कि हम लोग वस्तु को कहां रख सकते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, और मुख्य फोकस तो हम लोग पहले समझ ही रखे हैं। ठीक है, अब अगर आप अवतल दर्पण लेते हैं, ये क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर आप अवतल दर्पण लेते हैं तो इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए, किसका, प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए आपको इस अवतल दर्पण के लिए वस्तु रखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये जो हमारा चिकना सतह है वो इस साइड है, तो इसीलिए, और आपको पता है कि हमने इसके मध्य बिंदु को, द्वारक के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस ध्रुव के आगे वाली भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, दायां, और पीछे वाली भाग को क्या बोलेंगे, बायां। ठीक है, तो बाईं साइड ही आप किसको रखने वाले हैं, वस्तु को रखने वाले हैं। ठीक है, वस्तु को आप कहां रखने वाले हैं, बाईं साइड। ठीक है, कहां पर रखने वाले, मुख अक्ष के ऊपर रखने वाले हैं। तो ये हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, दो परावर्तित किरणों की। दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता से हम लोग किसका निर्माण कर पाएंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग अवतल दर्पण से किसी प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं तो हम लोग वस्तु को ला करके बायां साइड रखेंगे, मुख अक्ष के ऊपर रखेंगे, और यहां से कोई भी दो किरण हम लोग ले लेंगे, आपतित किरण, उसी आपतित किरण से संबंध रखने वाला दो परावर्तित किरण होगा। ये जहां पर मिलेगा वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का। ठीक है, इसके बाद ये एक बात समझने वाली बात है बच्चों कि अगर आप किसी जगह वस्तु रखते हैं तो इस वस्तु से सभी संभव दिशाओं में जो है आपतित किरणें निकल सकती है। किधर निकल सकती है, सभी संभव दिशाओं में। ये जो है हमारी, ये कौन सी किरणें कह सकते हैं हम लोग, आपतित किरण। ठीक है ना, ये आपतित किरण जो है यह किसी भी दिशा में निकल सकती है, और जाके दर्पण किसी भी जगह रखेंगे आप तो उस पर जाकर आपतित हो जाएगी। समझ गए आप, चलिए ठीक है। तो अब ये है कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। अब ये वस्तु से कौन सी ऐसी दो किरण लेंगे जिससे मुझे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित किरणों में से कोई भी दो, कितने, कोई भी दो आपतित किरणों का प्रयोग कर प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब ये निम्नलिखित किरण कौन कौन से हैं हमारे पास, तो पहला जो हमारा है वो क्या, कि वस्तु से निकलने वाली, वस्तु से मुख्य अक्ष के, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली आपतित
किरण, ठीक है, आपतित किरण ले सकते हैं आप। ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती है। यह बात बखूबी पता है आपको। तो ये एक प्रकार का, ये हमारे पास किरण है, आपतित और परावर्तित। आप इसी आपतित किरण से संबंध रखने वाला परावर्तित किरण का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। इसको हम अपने फिगर में दिखा सकते हैं। यहां हमने वस्तु रखा, ठीक है, हम लोग फोकस का चुनाव कर लेते हैं। ये हमारे पास फोकस हुआ, ये हमारे पास वक्ता केंद्र हुआ, ठीक है। वक्ता केंद्र के ठीक पीछे हमने किसको रखा है? वस्तु को रखा है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर समांतर हमने एक किरण लिया जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? मुख्य फोकस से गुजरेंगी, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजर गई, ओके, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजर गई परावर्तन के पश्चात। तो ये एक जो है ना हमारा किरण बन सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग कौन सा लेंगे? दूसरा हम लोग ले रहे हैं वस्तु से आपतित किरण, वस्तु से आपतित किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए ध्रुव पर, किस पर? ध्रुव पर आपतित होता है, ध्रुव पर आपतित होता है। तब परावर्तन के पश्चात, तब परावर्तन के पश्चात परावर्तन नियम का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करेगा? परावर्तन नियम का, परावर्तन नियम का अनुसरण करता है। बोलिए, ये भी तकलीफ कोई समझने में? ठीक है, परावर्तन का नियम यही कहता है कि जिस कोण पर जो आपतित हुआ है उसी कोण के साथ वो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए ध्रुव पर हमने एक जो है प्रकाश आपतित किया, ठीक है। इस P बिंदु के ध्रुव पर जो लंब है वह खुद मुख्य अक्ष ही लंब है। इस लंब के साथ आपतित किरण जितना भी कोण बनाएगी उसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। जितना आपतन कोण है उसी कोण के साथ, मुख्य अक्ष के साथ यही समान मात्रा में कोण बनाते हुए यह जो किरण है वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास परावर्तित हो जाएगी। अब इस वाले रेखा को थोड़ा पीछे बनाना पड़ेगा तभी ये मिलेगा, ठीक है। कुछ दूर जाकर मिल रही है ये, थोड़ा सा किरण को और करवाना पड़ेगा। ठीक है, यह एक बिंदु है जिसका हम लोग नाम देते हैं क्या? जिसका हम लोग नाम दे देते हैं के, ठीक है। ये जो वस्तु जहां रखा था उसका निचला वाला भाग ए और ऊपर वाला भाग बी, ठीक है। जिस बिंदु पर ये मिल रहा है उसका नाम दे दिया मैंने के, ठीक है। तो ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण, ठीक है। तो इस किरण का भी प्रयोग करके आप इस आपतित किरण और इससे संबंध रखने वाला परावर्तित किरण का भी प्रयोग करके आप जो है प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। अब आप इस दो किरणों का प्रयोग करने के बाद अगर आप देखें तो ये दो परावर्तित किरणें इसके बिंदु पर मिल रहा है और इसके बिंदु पर मिलने पर हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर भी दो परावर्तित किरणें मिल जाएंगी वहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो केवल इन दो किरणों का प्रयोग करके भी हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते थे। तो इस दो किरणों का आप प्रयोग कर ही सकते हैं। तीसरा किरण हम लोग कौन सा लेंगे? वस्तु से आपतित किरण, वस्तु से
आपतित किरण वक्रता केंद्र से, ठीक है, वस्तु से आपतित किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होता है, दर्पण पर आपतित होता है, तब यह परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, तब यह परावर्तन के पश्चात उसी रेखा पर वापस लौट जाता है, उसी रेखा पर वापस लौट जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास तीसरा किरण। इसको भी हम लोग फिगर में देख सकते हैं। कैसे कैसे यहां पर हम लोग किरण लिए, ठीक है, ये कहां से गया, वक्रता केंद्र से, ठीक है, इस वक्रता केंद्र से आकर के आपतित हुआ, किस पर आपतित हुआ, दर्पण पर। तो दर्पण पर आपतित होने के बाद फिर पुनः जो है ये परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगा इसी रेखा पर। ठीक है, वापस कहां लौट जाएगा, इसी रेखा पर लौट जाएगा। ठीक है, तो तीसरा इस प्रकार का किरण भी आप ले सकते हैं। ओके, अब जो चौथा किरण है हमारा, वस्तु का आपतित किरण, वस्तु का आपतित किरण दर्पण के मुख्य फोकस से, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होता है, दर्पण पर आपतित होता है, तब यह परावर्तन के पश्चात, तब यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर। इस रेखा को हम लोग देख सकते हैं कैसे, यहां से हमने एक आपतित किरण लिया जो कि कहां से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से आकर के दर्पण पे आपतित हुआ, तो आपतित होने के बाद फिर परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यही चार किरण हमारा निम्नलिखित, ये चार किरण है, आपतित किरण और उससे संबंध रखने वाला परावर्तित किरण, जिनका प्रयोग करके हम लोग किसी भी दर्पण से किसका निर्माण कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इस चार किरणों में से केवल हमको कितने किरणों का प्रयोग करना है, दो किरणों का। ठीक है, मिनिमम। चलिए, तो यह समझ में आ गया होगा, मैं इसको है ना, ये पॉइंट्स में समझ में आ गए, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। जो सब पहले देख चुके थे उनको पूरी तरह से ये बिंदु जो है समझ में आ चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे थे उनको भी समझ में आ गया होगा, जिनके पास सुविधा नहीं था है ना देखने का वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुविधा उपलब्ध कर ले बच्चों। पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको जो है ना थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस जो है ना इस आपत्तिजनक स्थिति में, बहुत सारे गार्जियन हैं जिन्होंने अपने जो है ना बहुत सारे है ना खेतों को बेच करके बच्चों के लिए मोबाइल ले आए हैं ना, तो आप भी बेच दीजिए, मेरे से बेचिएगा, मैं खरीद लूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए देखिए तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी दो किरण का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों जो प्रतिबिंब होता है हमारा, वो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कितनी होती है, दो प्रकृति होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की दो प्रकृति होती है, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है आभासी।
ठीक है ना। एक वास्तविक होता है और एक हमारे पास आभासी होता है, ठीक है। आभासी वास्तविक तब होता है जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। और हमारे पास ये आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने आपको बता रखा है कैसे। ये अवतल दर्पण है हमारे, ठीक है। इस अवतल दर्पण में कोई वस्तु हमने रख दिया, कहाँ रख दिया, हमने रख दिया कहाँ, वक्ता केंद्र के ठीक पीछे रख दिया। एक किरण हमने ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के, ठीक है। एक हमने ले लिया ध्रुव पर आपतित कर दिया, परावर्तन के पश्चात ये इधर को लौट जाएगी, है या नहीं है। ये दोनों जिस बिंदु पर मिल गए वहां पर किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने के दे दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही है, तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आभासी का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग उत्तल दर्पण से देख सकते हैं। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है। मुख्य अक्ष बनाया, ध्रुव बनाई, ठीक है। इस है ना, इस चिकने सतह के सामने हमने एक वस्तु रख दिया। इस वस्तु से दो किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया हमने, ठीक है। इस दर्पण का जो फोकस है बच्चों, देख रहे हैं आप, ये जो है ना, ये एक गोलीय दर्पण हुआ, इसीलिए इसका जो केंद्र होगा वो यहाँ कहीं होगा, और जिधर केंद्र है उधर ही हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं मुख्य फोकस होगा इसका, तो इसीलिए ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। परावर्तन के पश्चात जो है हमारा वो मुख्य फोकस से, है ना। बिल्कुल, यह परावर्तन के पश्चात आगे जाएगी, आगे यह कहीं मुख्य फोकस इसको दिखेगा नहीं, तो हम इस रेखा को कहीं दूर से आते हुए मान सकते हैं। तो इस रेखा को जब हमने पीछे बढ़ाया तो वो कहां से आता हुआ प्रतीत हुआ, मुख्य फोकस से। और यह रेखा कौन सा रेखा है, परावर्तित रेखा है, ठीक है। यह आपतित रेखा नहीं बल्कि कौन सा है, परावर्तित रेखा है। तो ये परावर्तित रेखा मुख्य फोकस से आती हुई नजर आ रही है। अब हम लोग एक किरण लेंगे, कौन सा, एक हम लोग लेंगे जो कि जाकर के किस पर आपतित होगा, ध्रुव पर होगा। जितने कोण पर आपतित हो रहा है उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब ये परावर्तित रेखा आगे जाकर के कहीं दूसरी परावर्तित रेखा से मिल नहीं रहा है, इसीलिए इस रेखा को हम लोग कहीं दूर से आते हुए मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, जब हम लोग उस रेखा को कहां बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये जो रेखा है जिसको पीछे बढ़ाए वो कौन सी रेखा है, परावर्तित रेखा है। ये भी परावर्तित रेखा, ये भी परावर्तित रेखा, ये दोनों जाके जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु का नाम मैंने के दे दिया, और वहीं पर किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का, है ना। और ये प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग मान रहे हैं, वास्तव में ये दो परावर्तित किरणें मिल नहीं रही है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी हो गया। समझ में आ गई सारी बातें, चलिए ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लिया हमने, प्रतिबिंब जो है ना किस प्रकृति का हो सकता है, और प्रतिबिंब का निर्माण कौन कौन से किरणों से हो सकता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों लोग मुख्य उद्देश्य पर। मुख्य उद्देश्य हमारा क्या था, दर्पण का समीकरण उत्पन्न करना, ठीक है। दर्पण का समीकरण उत्पन्न करना, ठीक है। दर्पण का समीकरण हम लोग दोनों प्रकार के दर्पण के लिए कर सकते हैं, अवतल के लिए भी कर सकते हैं और उत्तल के लिए भी कर सकते हैं। हम लोग जो समीकरण उत्पन्न कर रहे हैं वो किसको रख के कर रहे हैं, अवतल दर्पण को रख के कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। इस मुख्य अक्ष के रेखा पर ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फोकस, और ये हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र,
ठीक है। इस वक्ता केंद्र के ठीक पीछे मैंने एक वस्तु को रख दिया। आपको पता है दर्पण समीकरण उत्पन्न करने के लिए मैंने क्या कहा कि किसके किसके बीच संबंध दिखाना पड़ता है, यू के, भी के और एफ के, ठीक है ना, इन्हीं के बीच दिखाना पड़ता है। यू में बता चुका हूं क्या होता है, भी में बता चुका हूं क्या होता है, एफ में बता चुका हूं क्या है। एफ क्या है हमारे पास, फोकस दूरी, ठीक है, ध्रुव से लेकर के और इस यह जो फोकस है हमारा वही दूरी कौन सा हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब प्रतिबिंब जहां बनेगा ध्रुव से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी। अभी प्रतिबिंब का निर्माण हुआ नहीं है। u क्या है हमारा, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ध्रुव हमने यहां रख दिया, ध्रुव का नाम दे दिया a और b, इसीलिए अब हम लोग इसकी दूरी को दिखा सकते हैं। कहां से कहां तक, यहां से लेके ध्रुव से लेकर के और इस बिंदु तक के बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। चलिए u और f आ गया। अब हम लोग भी कहां पे लेंगे, तो पहले हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर ले। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होगी आपको, 2 किरणों की। हम लोगों ने एक ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो कि कहां से गुजरती नजर आएंगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। एक हमने आपतित कर दिया कहां पर, ध्रुव पर कर दिया, जो कि ध्रुव पर आपतित होने के पश्चात क्या होगा, परावर्तित होने के पश्चात या इधर से चला जाएगा। अब ये 2 परावर्तित किरणें क्या हो रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, जिसका नाम मैंने, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया बच्चों B डैश। इस बार क्या दे दिया, B डैश। इस B डैश बिंदु से बच्चों लंब डालिए किस पर, मुख्य अक्ष पर। तो ये जो और ये मुख्य अक्ष पर जो रेखा का जो है ना एक सिरा जाके जो है ना लंब हो रहा है, उस बिंदु का नाम लीजिए क्या, A डैश। तो अब ये जो A डैश B डैश है बच्चों, यही क्या है हमारा, प्रतिबिंब है, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। अब इस प्रतिबिंब की बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की बिंदु एवं ध्रुव के बीच की बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी। समझने में कोई तकलीफ, पक्का, चलिए आगे बढ़िया। U भी आ गया, V भी देख लिया हमने, F भी देख लिया हमने, ठीक है। तो इसी तीनों के बीच में अगर हम लोग संबंध किसी तरीके से स्थापित कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दर्पण समीकरण आ जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। अब ये संबंध तो तब ना स्थापित होगा जब हम लोग कुछ यहां से करें, कुछ करें। बच्चों यहां पे हम लोग नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम लोग मान लीजिए K दे देते हैं। क्या दे दिया हमने, K दे दिया, ठीक है। हमारे पास सब बिंदु एकदम डिफाइंड है, A है, B है, C है, A डैश है, B डैश है, इस बिंदु का नाम F है, इस बिंदु का नाम P है और इस बिंदु का नाम K है। चलिए बच्चों यहां से बच्चों हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा, एक हम लोग लेते हैं बच्चों B डैश, A डैश और P, 2 ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लेते हैं, 2 त्रिभुज जिसमें से कि त्रिभुज B डैश A डैश, त्रिभुज B डैश A डैश और P एवं एक त्रिभुज हम लोग कौन सा ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं एक त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, कौन सा, ये वाला F K और P एवं त्रिभुज F K P से। देखिए बच्चों आपको मैंने समझाया था कि जब हमारा द्वारक छोटा होता है तो आप K से जब आप लंब डालेंगे किस पर, मुख्य अक्ष पर, और इस बिंदु का अगर आप नाम मान लीजिए कि दे दिया, मान लीजिए इसका नाम जो है ना T दे दिया, ठीक है ना, तो यह द्वारक इतना छोटा है कि हम लोग इस T और P बिंदु को एक ही बिंदु पर ले सकते हैं। T और P को एक ही बिंदु पर संपाती मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हम कहे कि ये जो KT है, दैट मीन्स बच्चों यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो KT है वो बराबर है किसके, KP के। कह सकते हैं कि ये जो KT है वो किसके बराबर हो जाएंगे, KP के। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, ओके। तो बच्चों आप अगर ऐसा मान लेते हैं तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि इस मुख्य अक्ष एवं ये वाली जो दूरी है इनके पीछे बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। कितना कोण है, 90 डिग्री। बच्चों ये जो हमारे पास मुख्य फोकस जो परावर्तित किरणें हैं उसको मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण मान लेते हैं, थीटा। तो अगर बच्चों ये कोण थीटा, तो बताइए ये वाला कोण कितना, थीटा। कंफर्म, चलिए ठीक है। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एफ के पी में एंगल कौन सा,
एफ पी और के, एंगल एफ पी के बराबर है किसके? 90 डिग्री के, ठीक है। और पी एफ के, एंगल पी एफ के बराबर है किसके? थीटा के। बोलिए हाँ या ना? चलिए अब आ जाइए, ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरा तथ्य आ गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों ट्रायंगल बी डैश ए डैश और पी में, है ना। ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी में, इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? ये भी मुख अक्ष पर जो है ना लंब है, दैट मींस ये वाला कोण कितना हो गया? 90। तो ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी बराबर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। और बच्चों इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में बच्चों यहां पर पी न लेकर के हम लोग क्या लेते हैं? बी डैश ए डैश एफ लेते हैं, बी डैश ए डैश एफ, ठीक है। क्या लेते हैं? बी डैश ए डैश एफ लेते हैं, ठीक है, बी डैश ए डैश एफ लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जो एंगल है बी डैश ए डैश, या फिर क्या तो ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ और बी डैश वो कितने के बराबर है? थीटा के बराबर है, ठीक है, थीटा डिग्री के बराबर है। ए डैश एफ और बी डैश, दैट मींस कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना था हमारा? थीटा के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ। बच्चों जब इस दो त्रिभुजों में से आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर दो कोण हमारे क्या हो रहे हैं? दोनों त्रिभुज के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। दो त्रिभुज के हमारे दो कोण बराबर हो रहे हैं, ठीक है। दैट मींस कह सकते हैं कि यहां से एंगल के प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। बोलिए हाँ या ना? अगर दो त्रिभुज बच्चों समरूप हैं तो उन दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बोले कोई दिक्कत? ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? ओके, अगर ये सब आ रहा है तो दर्पण समीकरण बस उत्पन्न होने ही वाला है, ठीक है, उत्पन्न होने ही वाला है। ये बात समझ में आ गई? तो जल्दी से मुझे बताएं कि ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ एवं ट्रायंगल एफ के पी के समरूप होने पर, क्या होने पर? समरूप होने पर, समरूप होने पर क्या आएगा कि ये वाला भुजा, ठीक है, ये वाला भुजा किसके बराबर हो जाएंगे? ठीक है, तो बी डैश और ए डैश और बटा में के पी, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं क्या कि पी के बराबर हो जाएगा किसके? किसके बराबर हो जाएंगे? ए डैश एफ और एफ पी के, ए डैश एफ और एफ पी के, ठीक है। यहां से एक समीकरण प्राप्त हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? पक्का कंफर्म? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक और त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। बच्चों क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, क्या यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो पीके है वो बराबर है ए बी के, ठीक है। यहां चित्र से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पीके है वो बराबर है ए बी के, ठीक है। तो इस फर्स्ट समीकरण को नाम देने से पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और वो दे देता हूं क्या? बी डैश ए डैश बटा में ए बी और बराबर में ए डैश एफ और बटा में एफ पी। बच्चों कोई दिक्कत हो तो जाके क्या देखना है? हाँ चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग फिर से दो त्रिभुज लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी, ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी एवं ट्रायंगल ए बी पी से
बच्चों इन दो त्रिभुज में भी आप देख पा रहे हैं कि यह कोण कितना 90, ये कोण कितना 90। मैं कह सकता हूं कि ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी और पी में, ट्रायंगल ए बी पी से, ठीक है ना। यहां पर जो एंगल है वो कौन सा, पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर है किसके 90 डिग्री के, ठीक है ओके। और बच्चों ये जिस कोण पर आपतित हुआ है हमारे पास, ध्रुव पर जिस कोण पर आपतित हुआ है उसका नाम हम लोग अल्फा दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी पी और ए, एंगल बी पी और ए बराबर है किसके अल्फा के, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। हम लोग फिर ट्रायंगल लेंगे बच्चों, कौन सा, बी डैश ए डैश और पी, ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी से आ रहा है ओके। जल्दी से मुझे बताइए कि बी डैश ए डैश पी एंगल कितना है, एंगल बी डैश ए डैश और पी बराबर है किसके 90 डिग्री के। और फिर ए डैश पी और बी डैश कितना है, एंगल बी डैश पी और सॉरी ए डैश, एंगल ए डैश, ठीक है, पी और फिर बी डैश वो बराबर है किसके, अगर बच्चों ये कोण अल्फा तो ये वाला कोण भी कितना अल्फा, बोलिए हाँ या ना। जल्दी से अगर आप तुलना करके देखें तो दो कोण बराबर, दैट मींस एंगल प्रॉपर्टी से ये दो त्रिभुज भी क्या हैं, समरूप हैं, बोलिए हाँ या ना। मिटा दूं मैं इसको, ट्रायंगल ए बी पी एवं ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी समरूप होने पर आपको पता है इन दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होंगे, बराबर। दैट मींस कहे तो बी डैश ए डैश बटा में ए बी बराबर होंगे किसके ए पी, या फिर बी डैश ए डैश को ऊपर लिखे तो आप इसका क्या हो जाएगा ए डैश पी और बटा में ए पी, नहीं होगा। ये कौन सा समीकरण, नहीं समझ में आया, अरे आया, अरे सबको आया पक्का। ये वाली y अक्ष के अनुदिश वाली भुजा a डैश b डैश a डैश वो बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाएं कौन सी होंगी a b, तो b डैश a डैश बटा में a b। ये जो समांतर अक्ष पे जो हमारे पास, या फिर क्या जो x एक्सिस पे जो इसकी भुजा है वो कौन सा है a p, और इस ट्रायंगल का जो समांतर अक्ष जो हमारे पास x एक्सिस पे जो भुजा है वो कौन सा है a डैश p, तो a डैश p बटा में क्या a p। कोई दिक्कत, जल्दी से आप फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता मिलेगा कि बी डैश ए डैश ए बी, बी डैश ए डैश ए बी, मतलब कह दो फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण में बायां पक्ष क्या है, बराबर। फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण में बायां पक्ष बराबर। बच्चों में इसको यहां लिख रहा हूं, अगर बायां पक्ष बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या कि ए डैश एफ बटा में एफ पी बराबर किसका होगा, ए डैश पी और बटा में ए पी, नहीं होगा। बोलिए डायरेक्ट से ए डैश एफ क्या है, यहां तक की बीच की दूरी, बोलिए हाँ या ना। ये वाली दूरी कौन सी होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ए डैश एफ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डैश एफ बटा में एफ पी बराबर, क्या मैं ए डैश एफ को ऐसे लिख सकता हूं ए डैश पी माइनस एफ पी और बटा में एफ पी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पक्का। ए डैश एफ को क्या मैं ए डैश एफ को ऐसे लिख सकता हूं कि इस पूरे में से इतने वाले को घटा दीजिए, यही बचेगा ना, आया। इस टोटल में से इतने को घटा दिया, क्या बचेगा, ए डैश एफ ही तो बचेगा। ठीक है, कुछ लोग पीछे से ना वो होते हैं ना, मतलब माता के जो है ना वो मतलब है ना जगराता में वो राधे श्याम करने आते हैं, पीछे के लोग ऐसे ही देख रहे हैं ऊपर से। अरे समझ में आ रही है पक्का,
अब तुम सुविधा ढूंढ रहे हो सर, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा तो घर पे जाके घर वाले का मोबाइल लेंगे, आपकी वीडियो के बहाने कम से कम थोड़ा सा पबजी खेल लेंगे, है ना। मैं बता रहा हूँ, एक भी कंप्लेन आ गया ना, मैं बता रहा हूँ मैं बंद कर दूंगा, और अगर जिसका कंप्लेन आ गया मैं उसको कूटूंगा भी, मैं बता रहा हूँ, दुश्मनी हो जाएगी आपकी और मेरी, मैं बता रहा हूँ। मेरे वीडियोस देखने के नाते अगर आप अपना टाइम खराब करेंगे और मेरे पास कंप्लेन आ गई, एक भी कंप्लेन आ गई, तो मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, सिलेबस आपका खींच जाएगा और फिर मैं कुछ भी सहायता नहीं कर पाऊंगा आपका, ठीक है। तो मेरे वीडियोस देखने के बहाने कोई मस्ती नहीं करेगा घर पे, केवल मेरा वीडियोस देखेगा, दैट्स इट। उसके बाद आप मोबाइल से जो है ना घर वाले को दीजिए, उसके बाद आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप उसके बाद क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वीडियोस देखने के बहाने लेकर के और फिर अगर आप मस्ती करेंगे और मेरे पास कंप्लेंट आ गई तो मेरे को दिक्कत होगा, समझ में आ रही बात। क्योंकि पढ़ाई के साथ मस्ती नहीं, पढ़ाई के साथ मस्ती के समय मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घर वाले का मैं कहता हूँ सर फोड़ दीजिए, काट डालिए, 2-4 का हत्या कर दीजिए, हाँ मैं हत्या करने आ गया हूँ, ठीक है ना, कर दीजिए, लेकिन पढ़ने के बहाने मस्ती नहीं। समझ में आ रही बात बच्चों। आपका कुछ अगर भला हो सकता है राजस्थान में बैठ करके, तो वो केवल किससे हो सकता है, पढ़ाई से। क्योंकि राजस्थान में कोई खेती करने का जो है ना, हम तो खेती भी कर सकते हैं बिहार में, मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, मैं अभी अगर चला जाऊँ ना खेत में, पापा परेशान है अकेले खेती करते करते, तो मैं अगर चला जाऊँ तो मैं ढेर सारे खेत उपजा सकता हूँ और मेरा जीवन चल सकता है, एकदम मत पूछो, बहुत सारे, है ना, एकदम खूब अच्छा खासा खेती हो जाएगा, सब्जी का कर लूँगा, ये वो फटाफट कर लूँगा, ठीक है और फिर मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास वो नहीं है, यहाँ पे बिजनेस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी हर एक जगह पे जो है बहुत सारे लोगों की संख्या नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आप बिजनेस कोई खोल दोगे आपके पास लोग आएंगे ही नहीं आएंगे। मेरे बिहार में इतने लोग हैं कि मारा मारी होता है यार रहने के लिए, घर के बगल में घर, मेरे ही खुद के जमीन के साथ इतने लोगों का झगड़ा है ना, मत पूछो। सारे लोग आ जाते हैं, वो लोग तो क्योंकि वो लोग मूर्ख लोग हैं, उसके पास घर पे सारे लोग, उसके छोटा बेटा बेटी सब रहता है घर पे, है ना, वो 15 लोग, और मेरे घर पे कितने सारे उसके छोटे बेटा बेटी सब बाहर रहते हैं, तो घर पे बच गए कितने मेरे मम्मी पापा, अब उसको मारने के लिए सब आ जाते हैं, पापा कहता रहे छोटा रहे ठीक है ठीक है, तू ले जा रहे, कितना लेना, इतना बोल, मैं अपना घर तोड़ देता हूँ, ले जा तू सब, ठीक है। तो भाई इतना लोग है ना, वहां पे कोई बिजनेस भी कर लो तो काम चल जाएगा आपका। तो आपके पास कोई सुविधा नहीं, एक ही सुविधा है वो पढ़ाई से, भाई पढ़ाई के साथ मस्ती मत करो, थोड़ा बहुत भी पढ़ लो ताकि आपका कुछ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हमने इसको सुधार करके ऐसा लिखा है, ये तो बच ही रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, ए डैश पी और बटा में ए पी। अरे समझ आ रही है। चलो, ये समीकरण हमारे पास उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है थर्ड समीकरण, कोई दिक्कत। चलिए बच्चों, यहां पर जो हमने थर्ड समीकरण उत्पन्न किया है, इस थर्ड समीकरण में सभी दूरियों का परिमाण है, चिन्ह के साथ नहीं लिखा है बल्कि केवल उसका परिमाण है, केवल परिमाण है बच्चों। ये जो दूरियां हैं वो ध्रुव के चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, हमने नहीं माइनस लगाया और नहीं प्लस लगाया है, दैट मीन्स यह सभी दूरियां जो है वो क्या है, दूरियों का परिमाण है। क्या बात, मजे ले रहा भाई, बस अभी उत्पन्न करने वाले हैं लोग, थोड़ी सी लंबी जरूर जा रही है लेकिन जाएगा भैया, समझना है तो। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये मेरा वीडियो YouTube पे जाएगा और कोई दूसरे लोग देखेंगे, मेरे को दूसरे को नहीं दिखाना है, तो देख लेना, तेरा फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो तो क्या, हाँ थर्ड समीकरण, ठीक है, थर्ड समीकरण में सभी दूरियों का परिमाण है, सभी दूरियों का क्या है, परिमाण शामिल है, ठीक है, परिमाण शामिल है, ठीक है, केवल क्या शामिल है, परिमाण शामिल है। तो फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का, किसका प्रयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ए डैश पी, या फिर आप यहां से ले लीजिए ना, आपने क्या कहा था, यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी जो है वो किसकी है, यू की है, बोलिए हाँ है ना, तो ये कौन सी दूरी है, एपी, बोलिए हाँ है ना, तो एपी बराबर है किसके, यू के, और यू प्लस में या माइनस में भाई, ध्रुव, हाँ ध्रुव के पीछे वाला बायां वाला हिस्सा जितना भी दूरी है वो किस में लेंगे, माइनस में, बोलिए हाँ या ना। या फिर हमने कहा था कि आपतित किरण आगे की ओर है और आप जो ये ए पी से ए तक आ रहे हैं, वो पी से ए तक आते समय किधर जा रहे हैं, पीछे, तो इसीलिए ये दूरी किस में आ जाएगी, माइनस में,
ठीक है। उसके बाद अब आपका भी क्या था, तो भी था ये a डैश b था या नहीं था, तो ये जो मेरे पास a डैश b है बच्चों वो क्या है, तो ये भी p से आप a डैश तक आ रहे हैं, तो ये भी किस में होंगे, माइनस में, तो माइनस भी। अब आज ये बच्चों f एक पद बच रहा है तो कौन सा fp का वैल्यू क्या होगा, तो p से आप मापना शुरू करेंगे, कहां तक आएंगे, f तक, पीछे आ रहे हैं, बोलिए f किसमें, माइनस स्मॉल f, बोलिए हाँ या ना, चलिए ठीक है। क्या यही तीनों चीज हमें इसमें दिख रही है, a डैश p fp a डैश p ap, बोलो आया, रख दो सबको, इन सबको रख दो थर्ड समीकरण में, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया भैया, इसका काम हो गया, दर्पण भैया जाओ, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या कि थर्ड समीकरण में चिन्ह परिपाटी से प्राप्त दूरियों को रखें, अगर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा a डैश पी क्या आ गया, माइनस भी बटा में, पहले ये लिख ले, फिर और अब बच रहा माइनस, ठीक है, एफ पी कितना है, माइनस एफ, तो माइनस एफ बटा में एफ पी क्या है, माइनस एफ, तो माइनस एफ बराबर ए डैश पी हमारे पास माइनस भी बटा में ए पी क्या है, माइनस यू। अब मेरे पास थर्ड समीकरण का भी कोई काम नहीं है। अब बच्चों यहां से हम लोग देखिए तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये प्लस एफ और बटा में ये क्या बन गया, माइनस एफ बराबर माइनस कैंसिल, क्या बन गया, भी बटा में यू, ठीक है। ओके बच्चों यहाँ से f से दोनों को भाग कर दीजिए, तो यहाँ कब क्या बन जाएगा, माइनस भी और बटा में माइनस f, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस f से f कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, और बराबर में इधर क्या बचेगा, भी बटा में u। बच्चों इस 1 को इधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, ये माइनस कैंसिल, तो हो गया भी और बटा में f, बराबर में इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भी बटा में u और प्लस में 1, ठीक है। ओके भी बटा में f बराबर, बच्चों यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, भी प्लस में u और बटा में u, बोलिए हाँ या ना, चलिए ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास भी है उसको इधर लेके जाइए, इसको इस साइड लेके जाइए, ठीक है ना। तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बटा में f बराबर में भी प्लस u और बटा में, ये ऊपर था तो कहां चला जाएगा, नीचे, तो क्या बन जाएगा, u भी, बोलिए हाँ या ना। अब इस u भी से दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 बटा में f बराबर में ये भी से भी कैंसिल, या फिर मैं अलग अलग लिख देता हूं, भी बटा में u भी और प्लस u बटा में u भी, ठीक है। भी से भी कैंसिल, u से u कैंसिल, आंसर आया 1 बटा में f बराबर में 1 बटा में u प्लस 1 बटा में भी, और यही क्या है, दर्पण का समीकरण। कोई दिक्कत, सीधा क्वेश्चन में आएगा, दर्पण समीकरण के व्यंजक उत्पन्न करें। नोट्स में आपको थ्योरी मिलेगी, डेरिवेशन सामने है, चिन्ह आपको और फिगर भी आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसमें एक और पद बच रहा है बच्चों इस दर्पण समीकरण में, ये हमारे पास दर्पण समीकरण हो गया, ठीक है ना। ये दर्पण समीकरण हम लोग कौन से दर्पण के लिए भी उत्पन्न किए हैं, अवतल दर्पण के लिए। इसी में वो आप चिन्ह का प्रयोग करके किसका लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का, लेकिन चिन्ह के साथ चिन्ह का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों एक जो है ना पद है हमारे पास, वो है सर, तब तक जो है ना थोड़ा सा पानी पीता है, वैसे ठंडा गर्म पानी पीजिएगा, हाँ कौन सा हम लेंगे या नहीं लेंगे, आओ बात करते हैं देखो बच्चों कौन सा,
रैखिक आवर्धन। क्या? रैखिक आवर्धन। कौन सा? रैखिक आवर्धन। ठीक है ना? बोलो जल्दी से, तुम लोग रिक्वेस्ट करो, दिनेश सर का भी वीडियो जल्दी से शुरू हो जाए। बोलो रिक्वेस्ट करो। हाँ चलो ठीक है। इंतजार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल। चलिए, रैखिक आवर्धन। क्या बच्चों? रैखिक आवर्धन। ठीक है ना? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है? रैखिक आवर्धन। ठीक है ना बच्चों? ये रैखिक आवर्धन संबंध रखता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग किसे दिखा दें? एच डैश से। किसे दिखा दें? एवं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बहुत ही आसान सा टॉपिक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं किसकी? बिंब। बिंब का जैसे मैं लिखूं इसका मतलब कौन सा? वस्तु। वस्तु की वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जिसको हम लोग किसे दिखा सकते हैं? एच से। ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आर्थिक आवर्धन का अनुपात रैखिक आवर्धन होता है। कोई दिक्कत? यस, रैखिक आवर्धन होता है। इसे हम लोग किससे दिखाएंगे? स्मॉल एम से। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है? इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दिया जाए इसे। ठीक है? तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं स्मॉल एम बराबर में, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी? है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई। बोलिए हाँ है ना? और बटा में बिंब या फिर कहे तो वस्तु की ऊंचाई। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है रैखिक आवर्धन क्या है, तो आपको ज्यादा ठीक है, ज्यादा जो है अपना ब्रेन नहीं लगाना। क्या कहना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आवर्धन। दैट्स इट। ठीक है? ओके। अब बच्चों क्या है कि यहां पर मेरे पास आ गया, दैट मींस आ गया कि m बराबर में h डैश और बटा में h। ठीक है? ओके। ये तो हो गई हमारे पास परिभाषा। ठीक है? और इस परिभाषा से उत्पन्न जो है ना व्यंजक। ठीक है? तो इसको हम लोग कौन सा नाम दे दें? फर्स्ट समीकरण। कौन सा नाम दे दें? फर्स्ट समीकरण। ठीक है? अब बच्चों हम लोग यहां पर h डैश और h को, h डैश और h को, ठीक है ना, और रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है ना? रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं, और इसे किसी और जो है ना राशि से हम लोग क्या कर सकते हैं? विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है? वो कैसे? तो देखिएगा, अगर आप पिछले वाले फिगर को याद करें, ठीक है ना, और उससे अगर आप देखिए कि जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी पी, आप बिल्कुल जो आपका फिगर है वो आपको याद हो जाना चाहिए। फिगर है अभी आप देखेंगे तो आपको ट्रायंगल ए बी पी याद है क्या था? ठीक है? एवं ट्रायंगल ए डैश, ठीक है, और यस ए डैश, या फिर कह सकते हैं कि बी डैश, ए डैश और बी से, ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कैसे थे? समरूप थे। ठीक है? समरूप थे। ओके? ये समरूप होने के कारण इनकी जो संगत भुजाएं थी, वो क्या थी? बराबर थी। जहां से मुझे प्राप्त हुआ था बी डैश ए डैश बटा में ए बी बराबर ए डैश पी बटा में ए पी, यही प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये प्राप्त हुआ था। ओके। क्या बच्चों यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि बी डैश ए डैश, आपको चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने बताया था कि जो हमारे मुख अक्ष से जो नीचे होगा उसको ऋणात्मक लेंगे और मुख अक्ष के जो ऊपर होगा उसको धनात्मक लेंगे। तो बी डैश ए डैश मेरा मुख अक्ष के कहाँ है? नीचे, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? माइनस एच डैश। बोलिए हाँ या ना? बटा ए बी क्या है बच्चों? ऊपर, वो क्या हो जाएगा? एच बराबर, बताइए बच्चों ए डैश पी क्या होगा? ए डैश पी, अगर मैं थोड़ा सा फिगर को अगर याद करवाऊं तो आप देख सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पास यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर हमारा वस्तु था, ये वस्तु का ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है? और
फिर यहाँ से ध्रुव से लिया था, फिर ये ऐसे गई थी, और यही मेरा बी डैश था, और इस पर लंब डालने के बाद यही मेरा क्या था, ए डैश, और ये हमारे पास पी था। जल्दी बताइए, ए पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं है, और ये पीछे रखा हुआ है तो माइनस भी, बोलिए हाँ या ना। और एपी क्या है, यहाँ ए से लेकर के और बी तक की दूरी, ये क्या है हमारे पास, यू, और यू किसमें, माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ गया माइनस एच डैश बच्चा में एच बराबर में है v बटा में यू, और अगर यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करें एच डैश अपॉन एच का तो क्या हो जाएगा, माइनस v बटा में यू, और इस दूसरे समीकरण को जाके कहाँ रखें, फर्स्ट में, तो आपको आ जाएगा मैग्निफिकेशन बराबर में एच डैश बटा में एच बराबर में माइनस v बटा में यू, और यह जो समीकरण है यही है आवर्धन की समीकरण, ठीक है, आवर्धन निकालने का समीकरण। तो आवर्धन बराबर में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, जिसका वैल्यू होता है माइनस v बटा में यू। तो अगर बच्चों अगर आपको किसी सवाल में अगर h डैश दे रखा है और m दे रखा है और h पूछ रहा है तो आप इस समीकरण का प्रयोग कर लीजिए। अगर h दे रखा है, m दे रखा है, h डैश पूछ रहा है तो इस समीकरण का प्रयोग कर लीजिए। या फिर आपसे आवर्धन पूछ रहा है और आपको v और u पता है तो फिर इसका और इसका प्रयोग कर लीजिए। समझ में आई बात? चलिए, तो यह चिन्ह के साथ लिखा गया है, ठीक है, और यह रैखिक आवर्धन का जो है ना समीकरण हो गया हमारा। तो इस तरह से आपके दर्पण समीकरण और उसके साथ साथ जुड़े हुए टॉपिक रैखिक आवर्धन का टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, हमारे वीडियोस को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर भी करना है, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने बिल्कुल बहुत से कमेंट किए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ये तो हमारी शुरुआत है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं दूसरे लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे लोगों के लिए पढ़ाना होगा ना तो उस दिन मत पूछो, लाखों और हजार लाखों की जो है कैमरा लगी होगी और जो है इलेक्ट्रिकल जो है ना हमारे बोर्ड आ चुके होंगे, उस दिन बात करेंगे। अभी तो केवल आप लोगों के लिए सुविधा है, केवल आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, बस ये है कि आपसे जुड़े हुए लोग जितने हैं वो अगर कोई फायदा उठाना चाहे आपके टीचर का तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर बढ़ाना है, तब सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तब तो मैं बाद में शूट करूंगा, दूसरे तक पहुंचेगा, ओके ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू।